सोचो, तुम रोज की तरह ऑफिस जा रहे हो, भीड़ भाड़ वाली बस में बैठे हो, एक झपकी लेते हो और जब आंख खुलती है तुम अपना स्टॉप मिस कर चुके होते हो। जल्दी में बस से उतरते हो लेकिन तुम्हारा फोन पीछे छूट जाता है। अब सोचो, अगर तुम्हारा वही फोन किसी ऐसे इंसान के हाथ लग जाए जो तुम्हारे हर मैसेज, फोटो, लोकेशन, यहां तक कि तुम्हारे सबसे छुपे हुए राज तक पहुंच सके, और फिर तुम्हारी जिंदगी पर ऐसा कब्जा कर ले कि तुम सांस तो लो पर अपनी मर्जी से नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ नमी के साथ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमी एक जवान और एम्बिशियस लड़की जो मार्केटिंग में काम करती है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल है। वो बस से ऑफिस आती जाती है, स्मार्टफोन चेक करती रहती है और दोस्तों कॉलिग्स के साथ हल्की फुल्की बातें करती है। उसका फोन उसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा है और वो एकदम रिलेटेबल आजकल की लड़की लगती है। एक दोपहर बस में झपकी लेते वक्त नमी को अपना स्टॉप आने का ध्यान ही नहीं रहता। जल्दी में उतरते समय वो गलती से अपना फोन बस में भूल जाती है। एक अनजान लड़का जूनियोंग उस फोन को उठा लेता है और अपने घर ले जाता है। उस शाम खाना बनाते वक्त नमी के फोन पर उसकी दोस्त युंजू का कॉल आता है। जूनियोंग एक वॉइस चेंजिंग ऐप यूज करके खुद को लड़की बनाकर कॉल उठाता है और कहता है कि उसे फोन बस में मिला। युंजू बिना कुछ शक किए उससे कहती है कि वो फोन तब तक रखे जब तक वो नमी से बात नहीं कर लेती। बाद में युंजू नमी के घर जाती है और उसका मजाक उड़ाती है, जो अपना फोन ढूंढते हुए परेशान है। मजे लेने के बाद युंजू बताती है कि उसे किसी लड़की का कॉल आया था जो फोन कैफे में छोड़ने को तैयार है। दोनों मिलकर उस लड़की से बात करते हैं जो फोन वहां रखने को राजी हो जाती है, लेकिन जूनियोंग नमी के फोन की नोटिफिकेशंस देखकर उसकी पर्सनल लाइफ में ताकझांक शुरू कर देता है। नमी की जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा ऑनलाइन है, तो उसे नमी की हर बात, उसके शौक, दोस्त, रूटीन जल्दी पता चल जाता है। फोन का पासवर्ड न खोल पाने की खींच में वो गुस्से में स्क्रीन तोड़ देता है। इधर एक क्राइम सीन सामने आता है। भारी बारिश की वजह से एक पहाड़ी पर दबी लाश बाहर निकल आती है। पुलिस, जिसमें डिटेक्टिव वू जीमन और किम जंग हो शामिल हैं, जांच शुरू करती है। जगह देखकर दोनों को शक होता है कि जीमन का बेटा जुनियोंग इसमें शामिल हो सकता है। ये वही जगह है जहां जीमन और उसके बेटे ने सालों पहले पेड़ लगाया था। लाश के पास कुछ प्लांट फूड प्रोडक्ट्स बिखरे मिलते हैं जो जुनियोंग अक्सर यूज करता था, मानो कोई जानबूझकर क्लू छोड़ गया हो। जीमन परेशान है। उसे याद आता है कि 7 साल पहले उसका बेटा घर छोड़ गया था, लेकिन उसने अपना एड्रेस कभी नहीं बदला। जंग हो पूछता है कि क्या जुनियोंग अपनी माँ के टच में हो सकता है। जीमैन बताता है कि बेटा तब गया जब उसकी माँ बीमार थी और कभी वापस नहीं आया, पर जांच के लिए वो चेक करने को तैयार हो जाता है। उधर नमी अपने पापा के कैफे में पार्ट टाइम काम कर रही होती है। तभी जुनियोंग फिर से लड़की बनकर उसे कॉल करता है। वो बताता है कि फोन की स्क्रीन टूट गई, लेकिन उसने उसे रिपेयर शॉप में दे दिया और पैसे भी भर दिए। नमी को बस फोन लेने जाना है। नमी दी गई जगह पर पहुंचती है। एक लंबा, थोड़ा डरावना हॉलवे पार करके वो एक कमरे में जाती है जहां उसका फोन टेबल पर रखा है। एक मास्क पहना आदमी उसे कुछ पेपर्स साइन करने को देता है और पासवर्ड मांगता है। नमी को क्या पता कि ये शॉप जूनियोंग की है, जो पासवर्ड लेकर फोन में स्पाईवेयर डाल देता है और उसे क्लोन कर लेता है। नमी बिना कुछ शक किए फोन लेकर चली जाती है, जबकि जूनियोंग उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगता है। उसी शाम जूनियोंग नमी के पापा के कैफे में जाता है और प्लम नाम का ड्रिंक मांगता है जो सिर्फ नमी के लिए बनता है। वो कहता है कि वो रेगुलर कस्टमर है। नमी उसे ड्रिंक बनाकर देती है। उसका कोवर्कर सॉन्ग वू नोटिस करता है और पूछता है कि मेन्यू में न होने वाला ड्रिंक क्यों बनाया। नमी बताती है कि जूनियोंग रेगुलर है, पर सॉन्ग वू को वो याद नहीं आता। पापा को बाएं बोलकर नमी घर चली जाती है। इधर जी मैन अपनी वाइफ का फोन चेक करता है और पता चलता है कि वो जूनियोंग के टच में थी। जूनियोंग बार बार जगह बदल रहा था और उसकी माँ उसे सप्लाईज भेज रही थी। जी मैन को एक एड्रेस मिलता है जो शायद जूनियोंग का हो सकता है। उधर जूनियोंग रात भर नमी के फोन में सेंध लगाता है। उसकी डेली रूटीन, शौक और पर्सनल कनेक्शंस का पूरा डोजियर बना लेता है। उसे नमी का एक सीक्रेट इंस्टाग्राम अकाउंट भी मिलता है जहां वो अपने बॉस के बारे में भड़ास निकालती है। जूनियोंग उसकी फोटो को अपनी पुरानी विक्टिम्स की लिस्ट में जोड़ देता है। ऑफिस में नमी का बॉस उसे एक बड़ा डील पक्का करने के लिए सैलरी बढ़ाने की बात करता है, पर कहता है कि ये बात सीक्रेट रखे। उधर
जीमन अपनी वाइफ से जूनयोंग के बारे में पूछता है, पर वो कुछ नहीं जानती। तभी जीमन को एक टेक्स्ट मिलता है जिसमें एक एड्रेस है। जूनयोंग नमी के घर में चुपके से घुसता है और उसका सामान टटोलता है। जीमन और जंगहो को पता चलता है कि जूनयोंग बार बार एड्रेस बदल रहा था। उसने 2019 में एक फ्रॉड केस में हिस्सा लिया था और अब वो फोन भी नहीं यूज करता। जीमन जूनयोंग के मौजूदा ठिकाने तक पहुंचता है, जहां उसे 8 औरतों की डिटेल्ड नोट्स मिलते हैं, जिसमें नमी अगला टारगेट है। उसे एहसास होता है कि पहाड़ी पर मिली लाश जूनयोंग की ताज़ा विक्टिम थी, जिसे उसी तरह ट्रैक किया गया था जैसे नमी को। तभी जीमन को एक टेक्स्ट मिलता है जिसमें उसकी घर के अंदर की फोटो है और वो डर कर भागता है। जूनयोंग फिर कैफे में जाता है, खुद को डिजिटल सिक्योरिटी एजेंट बताकर। वो फिर प्लम मांगता है, जिससे सोंगवू को और शक होता है। जूनयोंग नमी से कांटेक्ट करता है, कहता है कि वो उसकी कुछ सीडीज खरीदना चाहता है और उसे एक मैच के टिकट्स भी ऑफर करता है। वो अपना कार्ड देता है, अगर टिकट्स में कोई दिक्कत हो तो कांटेक्ट करने को कहता है। सोंगवू नमी को घर छोड़ते वक्त जूनयोंग के बारे में वार्न करता है, कहता है कि वो उसे अजीब लगता है। वो कहता है कि जूनयोंग रेगुलर होने का दावा करता है, पर उसने उसे पहले कभी नहीं देखा। नमी उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है, लेकिन जूनयोंग उनकी पूरी बातचीत सुन रहा होता है। सोंगवू को नमी का टेक्स्ट मिलता है जिसमें वो माफी मांगती है और एक फोन ट्रैकिंग प्रोग्राम का लिंक भेजती है ताकि फोन फिर गुम न हो। सोंगवू उसे इंस्टॉल कर लेता है। जीमान जूनयोंग की आखिरी विक्टिम की मां से मिलता है और पता चलता है कि जूनयोंग का पैटर्न है, पहले फोन डैमेज करता है, फिर पासवर्ड लेता है, डिवाइस क्लोन करता है और धीरे धीरे विक्टिम की जिंदगी में घुस जाता है। विक्टिम को खत्म करने के बाद वो उनका घर ले लेता है। जूनयोंग सोंगवू को टेक्स्ट भेजता है कि उसके लिए एक पैकेज है। जैसे ही सोंगवू बाहर निकलता है, जूनयोंग उसे कैद कर लेता है। उधर बारिश की वजह से पहाड़ी पर 7 और लाशें मिलती हैं। अगली सुबह नमी को ढेर सारे मिस्ड कॉल्स और टेक्स्ट्स मिलते हैं। घबराकर वो फोन चेक करती है और देखती है कि उसके नाम से कई पोस्ट्स हो चुके हैं, जिसमें उसकी सैलरी बढ़ने की बात और कॉलिग्स को बेइज्जत करने वाली बातें हैं। ऑफिस पहुंचते ही बॉस उसे डांटता है कि उसने कंपनी का बड़ा नुकसान किया और उसे तुरंत फायर कर देता है। टूटी हुई नमी युंजू के साथ साइबर क्राइम यूनिट जाती है, पर बिना सबूत के कुछ नहीं हो पाता। जूनयोंग सोंगवू को कैद में रखकर उसके फोन से नमी के पापा को टेक्स्ट भेजता है कि नमी आज छुट्टी ले रही है। वो सोंगवू को टॉर्चर करते हुए बताता है कि वो लोगों की जिंदगी को फोन के जरिए कंट्रोल करता है। नमी शक में जूनयोंग से कांटेक्ट करती है, जो कैफे में मिलने को कहता है। वहां वो बताता है कि नमी के फोन में स्पाईवेयर था, पर उसने उसे रीसेट कर दिया। जाने से पहले वो नमी से अकेले में बात करता है और युंजू पर शक डालने की कोशिश करता है। नमी युंजू से झगड़ा करती है और गुस्से में युंजू चली जाती है। जंगहो और जीमन जूनयोंग को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वो उसकी शॉप तक पहुंचते हैं, पर जूनयोंग सबूत मिटा चुका होता है। नमी गुस्से में अपना फोन तोड़ देती है और उसे याद आता है कि सारी मुसीबत रिपेयर शॉप से शुरू हुई। वो वहां जाती है और जीमान से मिलती है, जो जूनयोंग के बारे में बताता है, पर यह नहीं बताता कि वो सीरियल किलर है। नमी डिजिटल सिक्योरिटी एजेंसी से चेक करती है और पता चलता है कि जूनयोंग वहां काम नहीं करता। नमी और जीमान एक प्लान बनाते हैं। नमी बिना स्पाईवेयर का पता बताए जूनयोंग को अपने घर बुलाती है। जूनयोंग अलग लुक में आता है और जब वो बाहर निकलता है, जीमान और जंगहो उसे पहचान नहीं पाते। जूनयोंग उन्हें डांट कर चला जाता है। निराश डिटेक्टिव्स नमी के घर लौटते हैं और उसे रात कहीं सुरक्षित जगह बिताने को कहते हैं। वो उसे सोंगवू के घर छोड़ते हैं और एक कार्ड देते हैं जिस पर टेक्स्ट करने की हिदायत लिखी होती है। नमी को जूनयोंग का टेक्स्ट मिलता है जिसमें एक नंबर है। कॉल करने पर उसे घर के अंदर रिंग सुनाई देती है। डरकर वो अलमारी में छिपती है, पर उसका फोन अपने आप फोटो लेने लगता है। बाहर निकलते ही वो जूनयोंग को सोंगवू की रिकॉर्डिंग बजाते देखती है। जूनयोंग सोंगवू को बंधा हुआ दिखाता है और नमी को बाथरूम में ले जाता है, जहां उसके पापा बाथटब में हैं और जूनयोंग उनकी गर्दन पर चाकू रखता है। वो नमी को खुद को बांधने को कहता है, वरना पापा को डुबो देगा। नमी मजबूरी में ऐसा करती है। जूनयोंग टब में पानी भरने लगता है और उसे ताने मारता है। वो नमी की फोटो खींचता है, जैसा उसने बाकी विक्टिम्स के साथ किया, लेकिन नमी ने पहले से प्लान बनाया था। उसने कार्ड पर कुछ लिखा था, जानबूझकर टेक्स्ट नहीं भेजा। जूनयोंग कार्ड देखकर चूक जाता है। तभी जंगहो चुपके से कमरे में घुसता है। झड़प होती है। जीमान जूनयोंग पर बंदूक तानता है। जूनयोंग जीमन को पापा कहकर रोने लगता है और कहता है कि वो जूनयोंग है।
जीमान कंफ्यूज हो जाता है। तभी जुनियोंग खुलासा करता है कि उसने 7 साल पहले जीमान के असली बेटे को मारकर उसकी पहचान चुराई थी। वो उसका पहला विक्टिम था। उसने जुनियोंग की जिंदगी की हर डिटेल नोट की और उसे किलर के तौर पर फ्रेम किया। जीमान दुख और गुस्से में डूबा, ट्रिगर नहीं दबा पाता। लेकिन नमी जंगहो की बंदूक उठाकर किलर को गोली मार देती है। पुलिस सीन संभाल लेती है और सारे सबूत जब्त करती है और किलर के इंटरनेट यूज करके विक्टिम्स को ट्रैक करने का तरीका उजागर करती है। नमी ट्रॉमा से गुजरने के बाद हॉस्पिटल में रिकवर करती है। आखिरकार वो अपनी जिंदगी में वापस आती है, अपने पापा और युंजू के साथ रिश्ते सुधारती हैं और सब उस डरावने अनुभव से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सके। मैं पीहू मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।